फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों चतुर्थ श्रेणी एग्जाम से संबंधित यानी कि आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम से संबंधित एक मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी शानदार आपका मॉडल पेपर होने वाला है। इसमें लगभग 120 सवाल हम देखने वाले हैं। पूरे के पूरे सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। हिंदी से लेके इंग्लिश से लेके मैथमेटिक्स के सवाल भी आज मैं आपको करवाने वाला हूँ दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए होने वाला है। जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के सवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है। निम्नांकित में से यण संधि किस विकल्प में नहीं है? तो इनमें से अगर बात की जाए यण संधि आपकी कौन से विकल्प में नहीं है ये आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पित्राज्ञा जो होता है इसको अगर आप तोड़ोगे तो किस तरीके से टूटेगा, तो ये टूटेगा आपका पितृ प्लस आज्ञा। तो पितृ प्लस आज्ञा में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। अगर आप गुरुवाज्ञा को तोड़ोगे दोस्तों तो इसमें भी सेम हो जाएगा आपका गुरु प्लस आज्ञा। तो गुरु प्लस आज्ञा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुरुवाज्ञा। यहाँ पर भी आपकी यण संधि हो जाएगी। और जाति एकता को अगर आप तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा दोस्तों? तो ये टूटेगा जाति प्लस एकता। कैसे टूटेगा ये आपका? जाति प्लस एकता। तो ये आपका हो जाएगा जाति एकता। इसमें भी आपकी यण संधि हो जाएगी। लेकिन विनायक जो है दोस्तों इसमें आपकी यण संधि ना होकर अयादि संधि होगी। कैसे? विनायक आपका किसमें टूटेगा दोस्तों? तो ये टूटेगा आपका विनय प्लस अक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? विनायक हो जाएगा। विनय प्लस अक विनायक हो जाएगा। इसमें आपकी अयादि संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अप उपसर्ग जो है इसका प्रयोग आपका किसमें हुआ है? अपदस्थ, अपेक्षा, अपर्याप्त या फिर अपरिचित। तो अप उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है ये आपको बताना है। देखो, अपेक्षा को अगर आप तोड़ते हो तो किस तरीके से टूटेगा दोस्तों? अप प्लस इक्षा। तो अप प्लस इक्षा जो है यहाँ पर आपका अप हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अपदस्थ जो है ये कैसे टूटेगा दोस्तों? तो ये अ प्लस पदस्थ में टूटेगा। अ प्लस पदस्थ यहाँ पर होगा तो ये यहाँ पर अ उपसर्ग आपका हो जाएगा। अपरिचित में क्या हो जाएगा? तो अपरिचित में आपका अ प्लस परि प्लस चित हो जाएगा। और अपर्याप्त में भी अ प्लस परि प्लस आप्त आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस शब्द में दोस्तों आपके उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? न्यास, विकसा, खिलाड़ी, अतीव। तो किस शब्द में आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो नी प्लस आस न्यास हो जाएगा आपका। विकसा जो है इसको किस तरीके से आप तोड़ोगे दोस्तों? तो ये वी प्लस इक्सा आपका हो जाएगा। वी प्लस इक्सा। तो ये विकसा में भी आपका दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। अतीव जो है इसको किस तरीके से टूटेगा? तो अतीव जो है ये अति प्लस ईव। अति प्लस ईव यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इसमें भी दोस्तों आपका उपसर्ग हो जाएगा। यानी कि खिलाड़ी जो है इसमें आपका उपसर्ग नहीं है। खिलाड़ी में क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका खेल प्लस आड़ी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका प्रत्यय हो जाएगा आड़ी प्रत्यय। ये आपको ध्यान रखना है। तो खेल प्लस आड़ी यहाँ पर आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में भिन्न उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो भिन्न उपसर्ग जो है ये आपका किस में प्रयुक्त हुआ है? देखो, सहानुभूति में आपका स उपसर्ग हो जाएगा। अब सावधान जो है इसमें आपका स प्लस अवधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स प्लस अवधान आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका अलग हो जाएगा क्योंकि सहोदर में भी स प्लस उदर है और सकर्मी में भी स प्लस कर्मी आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ना प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो ना प्रत्यय से बना शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? देखो, ओड ना, ओड प्लस ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मर्दाना में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? मर्द प्लस आना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका मर्द प्लस आना होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका हर्ज प्लस आना होगा और यहाँ पर भी घर प्लस आना होगा। यानी इन दोनों में आपका क्या हो जाएगा? आना प्रत्यय हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ना प्रत्यय पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो तत्सम शब्द आपका किस विकल्प में नहीं है? तो अश्रु, उपालंब, गवैया, दिरागमन। तो गवैया जो है दोस्तों इसमें आपका तत्सम शब्द नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। गवैया जो है ये आपका तद्भव हो जाएगा। इसका अगर तत्सम अगर आपसे पूछा जाए तो गायक जो है दोस्तों ये आपका तत्सम है। ठीक है, बाकी यहाँ पर अश्रु जो है ये आपका तत्सम दिया गया है। अगर इसका आपको तद्भव बनाना है तो क्या हो जाएगा? वो आपका आंसू हो जाएगा। अश्रु का आंसू हो जाएगा। उपालंब जो है ये भी आपका तत्सम है और दिरागमन भी आपका तत्सम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया से बना भाववाचक शब्द नहीं है? तो क्रिया से बना भाववाचक शब्द यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? उड़ान, मिठास, सजावट या पान। तो उड़ान दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, मिठास दिया गया है, सजावट है और पान है। तो पीना से क्या बना दोस्तों? आपका पान बना है। ठीक है, तो इसमें आपकी क्रिया हो जाएगी। सजना से क्या बना है दोस्तों? आपका सजावट बना है। तो इसमें भी आपकी क्रिया हो जाएगी। और उड़ना से क्या बना है आपका दोस्तों? उड़ान बना है। तो इसमें भी क्रिया हो जाएगी। लेकिन मीठा से आपका मिठास बना है
तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्रिया ना होकर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्योंकि मीठा जो है ये क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। जिसकी कोई इच्छा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो जिसकी कोई इच्छा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका निष्प्र हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जिगीसु जो होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, जिगीसु का जो मतलब होता है वो होता है किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीसु हो जाएगा। इप्सित का मतलब होता है जिसकी इच्छा की गई हो, तो वो आपका इप्सित हो जाएगा। और जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो वो आपका क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निरापद के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो निरापद जो है इसके लिए उपयुक्त वाक्यांश आपका क्या हो जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की हानि ना हो उसे हम क्या कहेंगे, निरापद कहेंगे। ठीक है, जिसकी तुलना न की जा सके वो तो क्या हो जाएगा आपका, अतुलनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अतुलनीय हो जाएगा। और जिससे किसी भी प्रकार की हानि ना हो वो आपका निरापद हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहां पर शुद्ध शब्द आपको बताना है, ये कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त, कनिष्ठ, क्रोधित, अनधिकृत। तो अनधिकृत जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। उपरोक्त नहीं होता है दोस्तों, ये क्या होता है आपका, उपयुक्त होता है। क्या होता है दोस्तों, उपयुक्त यहां पर होता है, ये आप याद रखोगे। कनिष्ठ नहीं होता है, यहां पर आपका क्या होता है, कनिष्ठ होता है, ये ठ यहां पर आएगा। और क्रोधित ना होकर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, क्रुद्ध हो जाएगा। क्रोधित नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्रुद्ध होता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद है। तो यहां पर अशुद्ध संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, नयन प्लस अंबु, नयनांबु, नील प्लस अब्ज, नीलाब्ज, पिता प्लस आशय, पिताशय, द्वैत प्लस अद्वैत, देतादेत। तो आपको देखने से पता लग गया होगा, यहां पर आपका पिता नहीं होगा, पित्त प्लस आशय होगा। तो यहां पर पिता से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर पित्त प्लस आशय होना चाहिए, बाकी यहां पर सही दिया गया है। आगे देखिए, वर्षा प्लस ऋतु का संधि रूप होगा। तो वर्षा प्लस ऋतु जो है दोस्तों, इसका संधि रूप क्या हो जाएगा, तो ये वर्षततु हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट होगा। और इसमें कौन सी संधि आपकी हो जाएगी दोस्तों, तो इसमें आपकी गुण संधि हो जाएगी। मात्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है, तो मात्र प्लस आज्ञा। तो मात्र प्लस आज्ञा में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द चुनिए। तो यहां पर भी आपको अशुद्ध शब्द चुनना है, तो बताइए, कौशल्या, कुतूहल, तदुपरांत, गृहिणी। तो दोस्तों कुतूहल जो है उसको इसी तरीके से लिखा जाता है, क में आपकी छोटी ऊ की मात्रा आती है, फिर बड़ी ऊ की मात्रा त में आ जाएगी, तो कुतूहल आपका हो जाएगा। तदुपरांत भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो तदोपरांत नहीं होता है, ये आप ध्यान रखना, तदोपरांत जो हम लिखते हैं ये गलत होता है, तदुपरांत होता है, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। गृहिणी भी आपका सही दिया गया है, गृहिणी भी इसी तरीके से लिखा जाता है दोस्तों, गृहिणी, तो ये भी सही हो जाएगा। कौशल्या जो है ये मुझे यहाँ पर गलत लग रहा है, एक बार आप इसका कॉमेंट करके बताना दोस्तों। कौशल्या जो है मुझे जहां तक लग रहा है इसको इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर स से सलगम वाला आपका आता है। तो एक बार इसका कमेंट करके आप बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा, आप पढ़ो आप क्या लोगे। तो ये गलत हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप पढ़िए आप क्या लेंगे। ठीक है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, ये सही है। अपने पराये की भावना, ये भी सही है। मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, ये भी सही है। आगे देखिए, दिन को तारे दिखाना देना मुहावरे का भावार्थ है। तो दिन को तारे दिखाई देना, मुहावरे का भावार्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दिन को तारे दिखाई देना, जैसे कि आपने सुना होगा, पुलिस वाले ने चोर को इतना पीटा कि उसको दिन में तारे दिखाई देने लग गए, यानी कि अजीब हालत होना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फावड़ा चलाना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो फावड़ा चलाना यानी कि मेहनत वाला कार्य करना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एक आवे के बर्तन लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। तो एक आवे के बर्तन लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक आवे के बर्तन यानी कि सब एक जैसे। ऑप्शन बी यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजकोष के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या होगा। तो राजकोष जो है दोस्तों, इसके लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका एक्स चेकर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर आपका सही होगा। एक्स चेकर का मतलब क्या होता है, आपका राजकोष होता है, ये आप याद रखेंगे, राजकोष होता है एक्स चेकर का मतलब। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता। तो क्या यहां पर नहीं लिखा जाता है कार्यालय पत्र में, तो पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम पता नहीं लिखा जाता है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो पत्र भेज रहा है उस अधिकारी के घर का नाम पता उससे क्या करना है, ये आपका यहां पर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, बहुदेय लिखा जाता है, संदर्भ लिखा जाता है, महोदय यहां पर आपका लिखा जाता है। अब यहां पर ये इंग्लिश के सवाल है आपके दोस्तों, इसके बाद फिर आपके राजस्थान जीके के सवाल यहां पर शुरू होंगे। कंप्लीट विथ करेक्ट टेंस, यहां पर करेक्ट टेंस आपको बताना है। इफ आई ब्लैंक दिया गया हिम, आई विल टेल हिम द ट्रूथ।
तो यहाँ पर क्या आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इफ आई मीट हिम आई विल टेल हिम द ट्रूथ। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी खालिस्तान दिया गया है, द पियानो सिंस सी वॉज 6। तो यहाँ पर सिंस आपका आ चुका है दोस्तों, तो यहाँ पर हैज प्लेड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी हैज प्लेड द पियानो सिंस सी वॉज 6, यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, अगर आपसे बात की जाए तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, BT3 देखना होता है, बी की फॉर्म यहाँ पर देखनी होती है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी लग जाती है। यहाँ पर सेंस और टेंस आपका नहीं बदलता है। तो द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, तो द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों। अब इस यहाँ पर आपका टेंस नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों हैज बीन तो आपका आएगा नहीं, बीइंग भी यहाँ पर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। करेक्ट एक्टिव वॉइस आपको बताना है दोस्तों, द कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस पूछा गया है, पैसिव वॉइस यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए क्या यहाँ पर होगा, तो वॉज बीइंग यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आपका ING आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, चॉइस में सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी में भी नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से भी आप सवाल को कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो इसको डायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है, यानी कि यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच आपकी दी गई है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका टेंस भी बदलता है और सेंस भी बदलता है दोस्तों। सी टोल्ड मी दैट सी हैड लॉस्ट हर कीज। तो यहाँ पर आपका टेंस बदलेगा, यहाँ पर हैड लॉस्ट दिया गया है दोस्तों, तो हैड लॉस्ट दिया गया है, तो अगर ये डायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पर हैड लॉस्ट की जगह क्या होगा, हैव लॉस्ट आपका हो जाएगा। तो सी सेड टू मी आई हैव लॉस्ट माई कीज। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो दोस्तों आपका पास्ट परफेक्ट होता है वो आपका किस में बदल जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में बदल जाएगा। यानी एक्टिव डायरेक्ट स्पीच में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, पर आपका पास्ट इसमें इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना। आगे देखिए, सेलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म। यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म आपको सेलेक्ट करनी है दोस्तों। ही सेड आई डोंट लाइक कॉफी, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बतानी है। तो सी सेड आई डोंट लाइक कॉफी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक कॉफी, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका प्रेजेंट सिंपल था, जो कि पास्ट सिंपल में यहाँ पर बदल चुका है। अगला सवाल देखिए, चेंज टू असर्टिव हाउ टोल ही इज। तो हाउ टोल ही इज इसको बदलना है दोस्तों असर्टिव के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ही इज वेरी टोल। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म टू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में बदलना है। दे एंजॉयड द पार्टी, तो दे एंजॉयड द पार्टी, इसको आपको किस में बदलना है, नेगेटिव में बदलना है। तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दे डिड नॉट एंजॉय द पार्टी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। तो द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी, तो यहाँ पर एस भी आएगा आपका, बिलोंग्स टू मी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको सही आर्टिकल बताना है, तो सही आर्टिकल बताइए। आई शो एगल इन द स्काई, तो यहाँ पर ईगल जो आ रहा है दोस्तों, इसमें आपका वोवल साउंड आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका एन हो जाएगा। तो आई शो एन ईगल इन द स्काई। आगे देखिए, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर, तो यहाँ पर करेक्ट डिटर्मिनर आपको बताना है। खालिस्तान है, पीपल अटेंडेड द इवेंट, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने से पता लग जाएगा, सिवरल पीपल अटेंडेड द इवेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विच ऑप्शन करेक्टली पंचुएटेड्स द डायलॉग्स, तो यहाँ पर करेक्टली आपका पंचुएटेड्स बताना है दोस्तों आपको। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आपका सही दिया गया है, तो यहाँ पर तो कोमा नहीं लगा हुआ है, तो इन दोनों को तो वैसे हटा दीजिए, कोमा आपका यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपका कोमा भी लगेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो लेट्स गो ही सेड टू द पार्क। अगला सवाल देखिए, फाइंड द सेंटेंस विथ इम्प्रॉपर प्रीपोजिशन यूजेज, तो यहाँ पर इम्प्रॉपर प्रीपोजिशन किस में यूज में हुआ है आपका दोस्तों। सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो यहाँ पर विथ नहीं आएगा, एडिक्टेड टू होता है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी आपका सही हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन, तो यहाँ पर इनकरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताना है। ही राइट्स अ लेटर, तो ही राइट्स अ लेटर को आपको बताना है दोस्तों, वह एक पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिख रही है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ही आ गया, तो यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विच ऑप्शन इनकरेक्टली ट्रांसलेट्स, आयकर जो है इसको क्या नहीं लिखा जा सकता है। तो आयकर को आप इनकम टैक्स लिख सकते हो,
रेवेन्यू टैक्स लिख सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स आप नहीं लिख सकते हो। पर्सनल टैक्स भी आप लिख सकते हो। प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है दोस्तों, ये आपका अलग हो जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर राजस्थान जीके के सवाल आपके शुरू हो चुके हैं दोस्तों। तो देखिए आप, जाखम परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो जाखम परियोजना का संबंध आपका किस जिले से हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका प्रतापगढ़ जिले से हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जाखम परियोजना जाखम नदी पर ही आपकी बनी हुई है प्रतापगढ़ के अंदर। और जाखम बांध जो है दोस्तों, ये आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का अगर सबसे ऊंचा बांध की बात की जाए तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? जाखम बांध हो जाएगा। 81 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। इसका उद्घाटन जो है ये मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, ग्रेनाइट पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ग्रेनाइट पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से दोस्तों आपके जालोर को जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लूणकरणसर झील किस जिले में स्थित है? तो लूणकरणसर झील जो है दोस्तों, ये आपकी बीकानेर जिले में हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और ये आपकी खारे पानी की झील है। राजस्थान में सर्वाधिक तथा न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले क्रमशः है। तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता जो है वो आपकी कोटा जिले की हो जाएगी। यहाँ पर महिला साक्षरता की बात की जा रही है। और सबसे कम आपकी जालोर जिले की हो जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान में जो साक्षरता है वो कितनी हो जाएगी आपकी दोस्तों? 66.1% हो जाएगी टोटल, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, केवलादेव घना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो केवलादेव आपका भरतपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है बार बार। निम्नलिखित में से किस जिले में छप्पन का मैदान विस्तृत नहीं है? तो छप्पन का मैदान दोस्तों आपका दक्षिणी राजस्थान यानी माही नदी के आसपास विस्तृत है। तो यहाँ पर आपका बांसवाड़ा आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा, लेकिन उदयपुर यहाँ पर नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? तो तोरावाटी कहलाता है आपका किस नदी का बहाव क्षेत्र? तो ये आपका कातली नदी जो है दोस्तों, इसका बहाव क्षेत्र जो है ये आपका तोरावाटी कहलाता है दोस्तों। और आपकी कातली नदी का उद्गम जो होता है ये आपका खंडेला की पहाड़ी शिखर से होता है। तो खंडेला की पहाड़ी शिखर से इसका उद्गम होता है। और गणेश्वर सभ्यता जो है वो भी आपकी इसी नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता जो है वो भी आपकी कातली नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल देखिए, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं? तो वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे आर्द्रता कहा जाता है। राजस्थान का देश में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो 7वां स्थान है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए तो राजस्थान का देश में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान हो जाएगा? 7वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, और देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है? यूपी है। अगला सवाल देखिए, सोम कागदर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सोम कागदर परियोजना आपकी किस जिले में हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी उदयपुर जिले में हो जाएगी। और सोम कमला अंबा अगर आपसे पूछी जाए तो वो आपकी डूंगरपुर में हो जाएगी। लाठी सीरीज किस जिले में विस्तृत है? तो लाठी सीरीज आपकी किस जिले में हो जाएगी? तो ये जैसलमेर जिले में हो जाएगी। ठीक है, लाठी सीरीज आपकी जैसलमेर जिले में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये आपका अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। मानसी वाकल परियोजना में राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की भागीदारी का अनुपात कितना है? तो मानसी वाकल परियोजना जो है उसमें राजस्थान सरकार और आपकी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है इनकी भागीदारी कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये 70-30 है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मानसी वाकल नदी जो पर उदयपुर के निकट दोस्तों आपके गोरान में मानसी वाकल बांध बनाया गया है। इससे पेयजल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर 70-30 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, चांदी के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से भारत में राज्य का कौन सा स्थान है? तो चांदी के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भारत में राज्य का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा? प्रथम स्थान हो जाएगा। तो चांदी के मामले में भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है राजस्थान का। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात की जाए तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? 869 किलोमीटर हो जाएगी। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 हो जाएगी। अगर दोनों का डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो ये 43 किलोमीटर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो भेड़ियों के लिए आपका कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपका भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, कायलाना झील किस जिले में है? तो कायलाना झील आपकी किस जिले में हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी जोधपुर जिले में हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। और अगर आपसे पूछी जाए दोस्तों, कायलाना झील आपकी दोस्तों जोधपुर में है। इसके अलावा बाल समन झील जो है ये भी आपकी जोधपुर में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, तारा बालू का स्तूप राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? तो तारा बालू का स्तूप जो है दोस्तों ये आपके मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़ सभी जगह पर पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
ठीक है। तो मोहनगढ़ जैसलमेर ध्यान रखना, पोखरण जैसलमेर है, सूरतगढ़ गंगानगर में भी ये पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। घग्गर का मैदानी क्षेत्र के बारे में असत्य कथन है। तो घग्गर का जो मैदानी क्षेत्र है इसके बारे में असत्य कथन आपको बताना है। यह श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत है। यहाँ पर घग्गर नदी प्रवाहित होती है जिसे मृत नदी भी कहा जाता है। घग्गर तल को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। घग्गर की एक शाखा ध्वजदती की शुष्क घाटी नोरा भाद्रा में स्थित है। तो स्थानीय भाषा में जोहड़ जो है दोस्तों, ये तो आपके जो कुएं होते हैं उनको कहा जाता है शेखावटी के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कौन से बालुका स्तूपों का निर्माण दीर्घकाल तक हवा के एक दिशा में चलने से उनके समकोण पर बनने से होता है? तो ये किनका होता है दोस्तों? तो ये आपके अनुप्रस्थ बालुका स्तूप का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप जो होते हैं दोस्तों, ये आपके परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री समकोण पर बनते हैं। ये आप याद रखोगे। 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किस जयपुर के कछवा शासक ने की थी? तो जयपुर के कछवा शासक ने दोस्तों जगत सिंह द्वितीय के द्वारा 1818 में संधि की गई थी। और इसे बदनाम राजा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बदनाम राजा भी कहा जाता है दोस्तों जगत सिंह द्वितीय को। ठीक है। केसरी सिंह बारड की जन्मस्थली है। तो केसरी सिंह बारड जो है दोस्तों, इनकी जन्मस्थली क्या हो जाएगी? तो शाहपुरा जो है वो इनकी जन्मस्थली हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और इनकी कर्मस्थली पूछी जाए तो कर्मस्थली इनकी कोटा हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो ये गुज्जर प्रतिहार काल के आपके हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, अकबर ने महाराणा प्रताप से वार्ता करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे, उनका सही क्रम है। तो इसे हम कैसे याद रखते हैं दोस्तों? जमा भट्टों से हम याद रखते हैं। किससे याद रखते हैं? जमा भट्टों से हम याद रखते हैं। सबसे पहले जलाल खां, फिर आपका मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। तो देख लीजिए, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, देशी रियासतों के मसले को हल करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई? तो रियासती विभाग की स्थापना दोस्तों आपकी 5 जुलाई 1947 को की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में की गई थी। यानी अध्यक्ष यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और यहाँ पर सचिव आपके कौन बने थे? तो KPU मेनन जो थे, KPU मेनन जो थे वो यहाँ पर आपके सचिव बने थे। ये 5 जुलाई, एग्जैक्ट आप डेट ध्यान रखना, 5 जुलाई 1947। अगला सवाल देखिए, जयसिंहपुरा कांड के समय स्थानीय ठिकानेदार कौन था? तो जयसिंहपुरा कांड जब हुआ था आपका, तो यहाँ पर ठिकानेदार कौन था दोस्तों? आपका ईश्वरी सिंह था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध दोस्तों आपका 1527 में सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी, उनके नाम क्या हो जाएंगे आपके दोस्तों? तो उनके नाम क्या हो जाएंगे? तो ये लूणा हो जाएगा, राम प्रसाद हो जाएगा, गजमुक्त हो जाएगा, गजराज हो जाएगा। तो ये आप याद रखिए, लूणा और राम प्रसाद जो थे ये महाराणा प्रताप के हाथी हो जाएंगे। ठीक है। गजमुक्त गजराज जो है ये आपके मुगलों के जो है वो हाथी हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, अखंड भारत नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो अखंड भारत नामक समाचार पत्र जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था दोस्तों? तो ये जय नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये आपका 1936 में मुंबई से प्रकाशित हुआ था। 1936 में ये कहां से प्रकाशित हुआ था? आपका मुंबई से प्रकाशित हुआ था। जय नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है। आगी बाण जो है वो भी आपका जय नारायण व्यास के द्वारा ही प्रकाशित हुआ था। तो आगी बाण भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था आपका आगी बाण साप्ताहिक। पीप नामक समाचार पत्र जो है ये भी अंग्रेजी भाषा में दोस्तों जय नारायण व्यास के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। वर्ष 1941 में जागीर माफी आंदोलन किस प्रजामंडल द्वारा चलाया गया था? तो जागीर माफी आंदोलन जो है ये किस प्रजामंडल के द्वारा 1941 में चलाया गया था दोस्तों? तो ये आपकी किस प्रजामंडल के द्वारा चलाया गया था? अलवर प्रजामंडल के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1938 में हुई थी। और 1941 में जागीर माफी आंदोलन जो है ये अलवर प्रजामंडल के द्वारा चलाया गया था। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है। और अलवर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, आजकल प्रथम अधिवेशन से भी सवाल पूछा जाने लगा है। तो अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वह आपका जनवरी 1944 में हुआ था। यह आप याद रखना। ठीक है। भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था प्रथम अधिवेशन? भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। भवानी शंकर शर्मा जो है इनकी अध्यक्षता में 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला सवाल देखिए, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गोटा उद्योग के लिए आपका कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये खंडेला प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित युग्म नहीं है? तो बताइए दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर भरता है, बिल्कुल सही बात है। नरहड़ के पीर का उर्स आपका झुंझुनू, ये भी सही हो जाएगा।
शेख हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स नागौर, ये भी आपका सही हो जाएगा। चोटीला पीर का उर्स आपका जालोर दिया गया है, जो कि गलत है दोस्तों, ये आपका जालोर में नहीं बढ़ता है। तो चोटीला पीर का उर्स जो है ये आपका पाली जिले में बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ेगा? पाली जिले में। तो ये आप याद रखेंगे। मुनोद नैन्सी को राजस्थान का अब्बुल फजल किसने कहा है? तो मुनोद नैन्सी को राजस्थान का अब्बुल फजल मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद यंत्र नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर आपका सुशिरवाद यंत्र नहीं है दोस्तों? तो देख लीजिए, जंतर आपका तत्ववाद में आता है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जंतर जो है ये आपका तत्ववाद के अंतर आता है। तो सेनाई, मोरचंग और अलगोजा जो है ये आपके सुशिरवाद यंत्र हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, गोरबंद आभूषण है, तो गोरबंद जो है दोस्तों ये ऊंट का आभूषण हो जाएगा। तो ऊंट के गले का आभूषण आपका हो जाएगा गोरबंद। अब यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई है, इनमें से असुमेलित का आपको चयन करना है। हमीरहट्ट चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही है। ये बूंदी के सुरजन सिंह के दरबारी कवि थे दोस्तों, चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। हमीर रासो भांडव व्यास दिया गया है, ये गलत आपकी हो जाएगी दोस्तों। भांडव व्यास के द्वारा तो हमीर रायण लिखी गई है, तो हमीर रायण जो है दोस्तों ये भांडव व्यास के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। हमीर रासो जो है ये जोधराज के द्वारा या फिर आपकी सारंगधर के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग बनास, बेड़च और मैनाल नदियों के संगम पर है? तो बनास, बेड़च और मैनाल तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है मांडलगढ़ दुर्ग में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आई माता को थान को कहते हैं, तो आई माता का जो थान होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे बडेर कहा जाता है। तो आई माता का जो थान होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बडेर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ध्यान रखना दोस्तों। आई माता का जो थान होता है उसे बडेर कहा जाता है। आई माता का जो प्रमुख मंदिर है वो आपका पता ही होगा आपको, बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। तो बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का प्रमुख मंदिर स्थित है। और सिरवी जाति की कुल देवी हो जाएगी आपकी आई माता। सिरवी जाति की कुल देवी है आई माता, ये भी आप याद रखेंगे। इन्हें नव दुर्गा का अवतार कहा जाता है और एक 11 नियमों की पालना करते हैं दोस्तों, ये भी आप याद रखना। आई माता द्वारा बनाए गए 11 नियमों का पालना करना पड़ता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? तो हंस संप्रदाय के नाम से निम्बार्क संप्रदाय को जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चौथ माता का मेला किस जिले में लगता है? तो चौथ माता का मेला आपका किस जिले में लगता है दोस्तों? तो ये आपका कहाँ पर लगेगा? चौथ का बरवाड़ा में लगता है दोस्तों। कहाँ पर? तो ये सवाई माधोपुर में आपका लगेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पर आपके सही है? तो संविधान संशोधन जो है इसकी संबंध में आपको बताना है कौन से कथन सही है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल के अनुमोदन से होता है। अनुच्छेद 368 में संविधान के 2 तरीकों से संशोधन होता है। तो अनुच्छेद 368 में दोस्तों संविधान में संशोधन के 2 तरीके बताए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, 368 में 2 ही तरीके आपके बताए गए हैं। वैसे तो 3 प्रकार से आपका संशोधन हो सकता है, लेकिन 368 में 2 ही तरीके आपके बताए गए हैं। तो यहाँ पर ए और सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किसने की थी? तो संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों आपको याद रखना है, अनौपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी 1895 में। कब की गई थी? 1895 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, स्वराज पत्रिका में, ये भी आप याद रखेंगे। फिर 1924 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट भारतीय द्वारा अपने देश के लिए संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास था। 1934 में भी प्रयास किया गया था दोस्तों एम.एन. राय के द्वारा। 1934 में भी ये प्रयास किया गया था एम.एन. राय के द्वारा। तो ये कुछ नाम है, आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल देखिए, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है दोस्तों। प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनर्वलोकन से या फिर न्यायिक स्वतंत्रता से। तो ये आपकी दोस्तों जनहित याचिका से संबंधित है न्यायिक सक्रियता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। राज्य विधान परिषद उच्च सदन होता है। तो यहां पर कौन सा आपका सही है दोस्तों? दोनों यहां पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद जो होता है ये आपका उच्च सदन होता है और राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता ही है। अगला सवाल देखिए, पद ग्रहण करने से पूर्व मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष शपथ लेनी होती है। हाँ, तो ये बात सही है। तो किसकी शपथ ये लेते हैं दोस्तों? तो ये आपके पद के कर्तव्य के पालन की, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी आपका जिला कलेक्टर होता है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, तो कोई भी धन विधेयक
किसके बगैर स्थापित नहीं किया जा सकता है दोस्तों? तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बगैर दोस्तों कोई भी धन विधेयक आपका स्थापित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? तो ये किसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे? राज्यपाल के समक्ष। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, पंचायत समिति में प्रधान, उप प्रधान, निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य तथा खंड विकास अधिकारी शामिल होते हैं। पंचायत समिति में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, संबंधित विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। राज्यों की लेखों से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के समकक्ष रखता है। तो सी एंड एजी की जो आपकी रिपोर्ट होती है दोस्तों, इसको राज्य विधानसभा के समक्ष कौन रखता है दोस्तों? तो ये आपका राज्यपाल रखता है। अब यहाँ पर कुछ साइंस के सवाल है आपके। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो सदैव आपका सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु के साइज के बराबर का होता है। तो सीधा रहेगा लेकिन आभासी होता है, वस्तु के साइज के बराबर होता है। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। तो दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है, कम नहीं होगा दोस्तों, 25 सेंटीमीटर से अधिक होगा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? उसको निकट का दिखाई नहीं देता है, ये आप याद रखना। अगला सवाल देखिए, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर का द्रव्य भाग आपका क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये सवाल दोस्तों प्लाज्मा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो रुधिर का द्रव्य भाग जो होता है वो आपका प्लाज्मा कहलाता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? तो ये 7 विषम लक्षण इसके द्वारा चुने गए थे। अगला सवाल देखिए, किस अधिनियम के तहत भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियम बनाए गए थे? तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियम आपके किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे? तो ये आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही बनाए गए थे। 16वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो 16वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव का आयोजन आपका कहां पर किया गया दोस्तों? तो ये आपका जोधपुर में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना लॉन्च की है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, पूछा जा सकता है। तो बीमा सखी योजना दोस्तों पानीपत हरियाणा से आपकी लॉन्च की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी तारीख को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो प्रवासी राजस्थानी दिवस जो है ये आपका 10 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई है। अगला सवाल देखिए, किस खिलाड़ी ने हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसाज प्रतियोगिता में सिल्वर ब्रॉन्ज जीते हैं? तो ये किसने जीते हैं दोस्तों? तो ये दिव्यकृति सिंह के द्वारा जीते गए हैं। इंटरनेशनल थ्रो बॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पैरा प्लेयर सोनिया चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इंटरनेशनल थ्रो बॉल टूर्नामेंट जो हुआ था आपका, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पैरा प्लेयर सोनिया चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से हो जाएगा दोस्तों? तो इनका संबंध आपका भरतपुर जिले से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पहली बार भारत की मेजबानी एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन आपका कहां पर किया जा रहा है दोस्तों? तो ये आपका नई दिल्ली भारत में किया जा रहा है। हाल ही में भारत का कौन सा शहर तीनों आपराधिक कानून पूर्णतः लागू करने वाला पहला शहर बना है? तो भारत का कौन सा शहर जो है वो तीनों आपराधिक कानून पूर्णतः लागू करने वाला शहर बना है आपका? महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये कौन सा बना है दोस्तों? चंडीगढ़ बना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई है? तो नए मुख्यमंत्री आपके देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं दोस्तों। 5 दिसंबर को किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा अंतरिक्ष यान प्रोबा 3 को लॉन्च किया गया था? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों। प्रोबा 3 आपका इंपॉर्टेंट है। PSLV आपका C59 से ये लॉन्च हुआ था। अगला सवाल देखिए, किस शब्द को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो किस शब्द को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है दोस्तों? ये भी आप याद रखना, ब्रेन रोट को चुना गया है। ठीक है, किसको चुना गया? ब्रेन रोट। अगला सवाल देखिए, इनमें से सबसे पहला स्प्रेडशीट पैकेज है। तो सबसे पहला स्प्रेडशीट पैकेज आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका विजिकाल्क हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो सबसे पहला स्प्रेडशीट पैकेज जो है ये आपका विजिकाल्क हो जाएगा दोस्तों। इसे डेन बेकलिन ने बनाया था। तो ये आप ध्यान रखना, इसे 1979 में डेन बेकलिन ने बनाया था। किसने बनाया था? डेन बेकलिन ने बनाया था। अगला सवाल देखिए, इंटरनेट में TCP का पूरा नाम क्या है? तो TCP का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को बाएं तथा दाएं करने का कार्य कौन करता है जिससे हम पूरे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं? तो ये आपका कौन करेगा दोस्तों? तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के द्वारा ये किया जाता है। MS वर्ड के बारे में सत्य कथन आपको बताना है दोस्तों।
डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए होम की प्रयोग में ली जाती है। डॉक्यूमेंट में सेलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग क्लियर ऑल करने पर कंट्रोल प्लस स्पेस बार की दबाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर ए और बी आपके दोनों सही हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए होम की का प्रयोग किया जाता है और डॉक्यूमेंट में सेलेक्टेड टेक्स्ट जो होता है या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग क्लियर और करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस स्पेस बार की दबाई जाती है। तो इससे वो पूरा डिलीट हो जाता है। एमएस वर्ड में मेलिंग लिस्ट को कहा जाता है। तो एमएस वर्ड में जो मेलिंग लिस्ट होती है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? इसे डेटा सोर्स कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अभी यहाँ पर मैथमेटिक्स के सवाल आपके शुरू हो चुके हैं दोस्तों, तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? नापने की 3 छड़ें हैं, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कौन सी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है? तो कम से कम किस लंबाई का प्रयोग किया जाए कि पूर्ण संख्या में इन कपड़ों को नापा जा सके? तो दोस्तों यहाँ पर आपको 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर जो दिया गया है, इसका एलसीएम अगर आप लेते हो तो इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा यहाँ पर? तो 64, 80 और 96 का आपका एलसीएम निकल के आएगा दोस्तों, लगभग यहाँ पर आपका 960 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9.60 मीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एलसीएम लेना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। आगे देखिए, 8 सदस्यों की एक टीम ने एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भागीदारी की। कितने सदस्यों की टीम थी? 8 सदस्यों की। सबसे ज्यादा स्कोर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 82 अंक मिले। तो सबसे ज्यादा जिसने स्कोर किया उसको 82 अंक मिले। यदि उसे 90 अंक मिलते, यानी कि अगर उसको 90 अंक मिलते, यानी कि अगर 8 ज्यादा मिलते उसको, तो पूरी टीम के स्कोर का औसत 84 हो जाता। तो 84 उसका औसत हो जाता। यानी कि अभी 8 अंक अगर ज्यादा मिलते तो उसका औसत कितना हो जाता? 84 हो जाता। और 8 सदस्य थे, यानी एक एक के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इसका औसत कितना, एक कम कर देंगे हम तो 83 यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पुराना औसत कितना हो जाएगा? इसका 83 हो जाएगा। तो पूरी टीम को मिलाकर कितना स्कोर प्राप्त हुआ? तो पूरी टीम को मिलाकर कितना स्कोर प्राप्त हुआ? 83 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो ये आपका 664 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? देखो, पहले अगर 90 अंक प्राप्त होता, 90 अंक मिले होते तो 84 औसत हो जाता। यानी 8 अंक अगर ज्यादा मिलते, कितनों पर? 8 सदस्यों पर, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे यानी कि 1, यानी औसत कितना था उसका? पहला 83 था। और अगर 8 अंक ज्यादा मिलते तो 84 हो जाता। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 83 लिया है। आगे देखिए, गोपाल ने एक वस्तु 500 रुपए में खरीदकर 540 रुपए में बेच दी। तो बताइए गोपाल को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 500 में खरीदी, 540 में बेच दी, तो 40 का लाभ हुआ। कितने पर? 500 पे। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? आपका 8% निकल के आ जाएगा। तो 8% लाभ उसको प्राप्त हुआ। आगे देखिए, 2000 रुपए की किसी वस्तु को दुकानदार ने 20% लाभ पर बेचा। तो 2000 रुपए की वस्तु थी, उसको दुकानदार ने 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 120/100 हम कर देंगे। और उस वस्तु को पुनः फिर 10% के आने में बेच दिया, यानी 90/100 हम कर देंगे। तो फिर यहाँ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये क्या निकल के आएगा आपका? तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये आपका निकल के आ जाएगा 2160। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपए है, वह इसमें 3,000 रुपए बचाता है। तो 3,000 रुपए वो बचा रहा है, यानी कि कितने वो खर्च कर रहा है दोस्तों? 9,000 रुपए खर्च कर रहा है। तो उसके परसेंटेज में वे बताना है आपको। तो 9,000 में 12,000 का भाग लगा देंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इसका कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? ये आपका, तो ये निकल के आ जाएगा 75%। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। अगला सवाल देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। तो टोटल मत कितने पड़े आपके? 7500 मत पड़े। और इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। तो 20% अवैध हो गए, यानी कि 80% जो है ये आपके वैध हो जाएंगे। तो 7,500 जो है इसका 80% अगर हम निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? ये आपका 6,000 निकल के आ जाएगा। और यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत प्राप्त होगा? तो एक को अगर 55% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा वैध मतों का? तो यहां पर पूछा गया है कितने वैध मत मिलेंगे दूसरे को, तो उसको 45% मिलेंगे। तो 6,000 का 45% आपसे पूछा गया है। तो इतना सा आपको करना है। अगर ये आप करते हैं दोस्तों तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका? तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2700। अगला सवाल देखिए, सारथी ने एक बैंक में 3,125 जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% ब्याज वार्षिक देय है। यदि सारथी ने 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वो कितना ब्याज अर्जित करेगा? तो साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। राशि कितनी है? 3,125 है। ब्याज कितना लग रहा है? 8% लग रहा है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इसको डिवाइड करना है 100 से, तो ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका? ये आपका निकल के आ जाएगा 1250। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति 8,000 रुपए 15% की दर से 3
वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है तो 3 वर्ष बाद उसे कितना लाभ होगा। तो यहाँ पर एक चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आपसे पूछा गया है। 8,000 रुपये वो निवेश कर रहा है 15% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष बाद आपका ब्याज पूछा गया है। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो 15% जो है इसको पहले तो आप फैक्टर में डिवाइड कर लीजिए। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 बार कटेगा, ये आपका 20 बार कटेगा, तो 3/20 यहाँ पर हो गया। यानी कि 20 पर अगर 1 साल की बात की जाए तो उसको ब्याज मिलेगा 3, तो 23 चला जाएगा। फिर अगले साल 20 पे फिर से 23 चला जाएगा, फिर अगले साल 20 से फिर से 23 चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर 20 का क्यूब आपको करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 23 का क्यूब। या तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए या फिर आप सिंपल तरीके से कर लीजिए। तो 20 का क्यूब यहाँ पर दिया गया है 8,000 और अब हमको निकालना क्या है, 23 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो 20 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब 8,000 हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से कर सकते हो, ये 20 का क्यूब जो है ये आपके किसके बराबर हो जाएगा, 8,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, 23 का क्यूब निकालना है। तो ये 8,000 बटे 20 का क्यूब हो जाएगा और 23 का क्यूब हमको निकालना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। 8,000 डिवाइडेड बाई 20 का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा और ये आपको उनको 23 का क्यूब निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो 20 का क्यूब आपका 8,000 होता है, तो 8,000 से 8,000 आपका कैंसिल हो गया। 23 का क्यूब आपका क्या निकल के आएगा दोस्तों, तो ये लगभग आपका निकल के आएगा, आप कैलकुलेट करके देखिए 23 का क्यूब क्या निकल के आएगा। जो आपका 23 का क्यूब निकल के आएगा उसको आपको माइनस करना है दोस्तों 8,000 से, यानी जो निकल के आएगा उसमें से 8,000 घटा देना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ पूछा गया है। ठीक है, लाभ कितना हुआ, यानी कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है ओनली। तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ, तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, 4,167 निकल के आ जाएगा। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये आपका निकल के आएगा 8,000 प्लस 4,167, तो ये आपका निकल के आने वाला था यहाँ पर 12,167। तो 23 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 12,167 आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो दो संख्याएं 3:5 में, तो एक को 3x मान लीजिए, एक को 5x मान लीजिए। अब अगर प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाए, तो प्रत्येक में से अगर 13 घटा दिया जाए दोस्तों, तो ये 10:21 प्राप्त होता है। तो अगर इनको डिवाइड करेंगे तो ये कितना प्राप्त होगा, 10:21 प्राप्त होगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर x की वैल्यू निकलने के बाद उसमें 16 जोड़ना है आपको। तो यहाँ पर आप इससे आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर बाकी सवाल भी दिए गए हैं। जैसे कि ये सवाल देखिए, राहुल एवं राकेश ने मिलकर व्यापार आरंभ किया और 1/2 और 1/3 के अनुपात में धन लगाया। तो 1/2 और अनुपात 1/3 में उन्होंने धन लगाया ए और बी ने, यानी कि राहुल ने और आपके राकेश ने। इस तरीके से कर सकते हो। तो ये 3:2 आपका हो जाएगा। पहले इसको 3:2 में बदल लेना। फिर उसके बाद 4 माह बाद राहुल ने अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। तो 4 माह तक तो राहुल ने पूरा काम किया, फिर बाद में वापस ले लिया। ठीक है, तो 4 माह तक तो इसने पूरा किया, फिर बाद में इसने आधा भाग वापस ले लिया। तो आधा कितना हो जाएगा, 1.5। और फिर इसने बोला है व्यापार आरंभ करने के 8 माह बाद 510 रुपये का लाभ होता है। तो 8 माह बाद, यानी टोटल काम आपका 8 महीने का है। ठीक है, तो 4 माह तक तो इसने पूरा काम किया, फिर उसके बाद 4 महीने तक इसने आधा काम किया। और यहाँ पर जो आपका राहुल है इसने पूरा काम किया, तो ये इसका अनुपात कितना था, 3:2 था। तो ये आपका अनुपात आ जाएगा यहाँ पर 2 और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका अनुपात निकल के आएगा। तो ये अनुपात निकल के जो आएगा उसको आपको 510 के बराबर करना है। इतना आपको करना है, इतना कर लोगे जिसमें आपका सवाल हो जाएगा। तो ये अनुपात अगर आप निकालोगे तो 9:8 आपका निकल के आएगा। तो 9:8 कितने के बराबर है आपका, 510 के बराबर है। तो 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17। ये आपका 510 के बराबर है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 200। ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर किसका पूछा गया है, राहुल का भाग पूछा गया है। तो राहुल का भाग यानी कि 9 हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 510 डिवाइडेड बाई 17 हम करेंगे और राहुल का भाग निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका 270 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हो। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, करना तो आपको खुद को ही है। अब यहाँ पर भी वही सवाल है, 12 आदमी, 15 औरतें और 30 लड़के किसी काम को 45 दिन में करते हैं। तो 12 आदमी जो है, 12 मेन जो है वो 45 दिन में करते हैं। 15 औरतें जो है दोस्तों वो भी आपकी 45 दिन में करती है और 30 लड़के जो है दोस्तों आपके बॉयज़ जो है वो भी 45 दिन में करते हैं। तो सबके सब 45 दिन में आपके कर रहे हैं। तो 12 आदमी, 15 औरतें और 30 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अगर इन 12 लड़कों की एफिशिएंसी निकाली जाए, 12 मेल की एफिशिएंसी निकाली जाए तो 1/45 हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, 1/45 प्लस 1/45 प्लस 1/45 आपको करना है। तो ये कितना हो गया, 3/45 आपका हो गया। तो ये 1/15 हो गया, यानी कि 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ से आपका काम के दिन निकल के आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से बाकी सवाल भी आपको करने हैं दोस्तों। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति
सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने में सामान्य समय मिनटों में बताना है। ये अच्छा सवाल है आपका, ऐसा सवाल आपका पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 5/7 आपकी गति दी गई है, ठीक है। यानी गति जो कितनी है वो आपकी 7 है, लेकिन वो 5 से जा रहा है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं 7 5, इसको आप लिख दीजिए। ये आपकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी, ठीक है। यानी पहले चाल 7 थी, अभी कितनी है, 5 है, तो समय इसका उल्टा हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा, क्योंकि समय चाल यहाँ पर उल्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है वो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो 5 और 7 में अंतर कितना है, 2 का अंतर है, और 2 किसके बराबर हो गया आपका, 10 मिनट के बराबर हो गया। तो एक कितना हो गया आपका, 5 मिनट के बराबर हो गया। अब यहाँ पर ये पूछा गया है सामान्य समय मिनटों में बताना है, तो सामान्य समय कितना है, 5 है, तो 5 × 5 करेंगे तो 25 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पर दोस्तों आपका रीजनिंग टाइप का सवाल दिया गया है, इसको देखिए आप। यहाँ पर ये दिया गया है, एक आरेख दिया गया है, एक शहर में 6 टैक्सी या कंपनियां हैं ABCDEF, और यहाँ पर ये आरेख दिया गया है 6 कंपनियों का, और यहाँ पर टैक्सियों की संख्या दर्शाता है। तो ये आपकी टैक्सियों की संख्या यहाँ पर दी गई है, तो ये सवाल आपको करके बताना है। जैसे कि किस टैक्सी कंपनी में A से अधिक व D से कम टैक्सियाँ हैं, तो A से तो अधिक है और आपकी D से कम है, तो ये किस में हो जाएगी आपकी, तो A से अधिक है और D से कम है, तो ये आपकी C में हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। यदि 30 टैक्सियाँ कंपनी बी को छोड़ दें, तो 30 टैक्सियाँ कंपनी बी को छोड़ दें, तो कंपनी बी में कितने हैं, 120 है, तो 120 में से अगर 30 छोड़ देगी तो कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो बी में कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। और कंपनी डी में शामिल हो जाए, और ये 30 कंपनी डी में शामिल हो जाएगी, तो ये 105 हो जाएगी, 75 + 30। अब यहाँ पर बोला गया सी की तुलना में डी में कितनी अधिक टैक्सियाँ हैं, तो सी में 35 है, तो सी की तुलना में डी में अब कितनी हो जाएगी, तो 35 और 105 का ये पूछ रहा है, तो 105 में से 35 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, भले ही ए और सी विलय करने का निर्णय ले, फिर से विलीन ए और सी से बनी सत्तू की तुलना में डी में कितनी % अधिक टैक्सियाँ होगी। तो ए और सी को अगर मिला दिया जाए, फिर यहाँ पर डी के रेस्पेक्ट में पूछा गया है कितनी अधिक टैक्सियाँ होगी, तो ए और सी को मिला दिया जाए, तो 25 और 35 को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है डी में कितनी अधिक टैक्सियाँ हैं, तो ए और सी की तुलना में डी में कितनी अधिक टैक्सियाँ हैं, तो डी में कितनी है, 75 है, तो ये आपको बताना है। तो ये 60 माइनस, यानी 75 - 60 हम कर देंगे तो ये 15 हो गया, तो 15/60 हम करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका, 1/4 निकल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स के सवालों को कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कोशिश की है थोड़ा बताने की, थोड़ा स्पीड से मैंने बताया है, हो सकता है आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो, फिर भी देख लेना एक बार, इसकी PDF में डाल दूंगा, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।